हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं सोशियोलॉजी का क्लास +1 CBSE अध्याय 6 समाज में सामाजिक संरचना, स्त्रीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। संरचना 3-4 चीज़ों के द्वारा ही होती है, जैसे कि आपका जाति, धर्म, उसके बाद विभिन्नताएं, असमानताएं, ये सब शामिल है संरचना में। कैसे कई उनसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इन सब सवालों के जवाब आपको एंड तक मिल जाएंगे। मेरा सिंपल तरीका है जिससे आपकी पेपर की प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों हो सके, वो तरीका है क्वेश्चन आंसर का, कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के द्वारा चैप्टर को कवर अप करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं चैप्टर अध्याय 6 समाज में सामाजिक संरचना, स्त्रीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। तो पहला क्वेश्चन संरचना पे ही है। सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं? सामाजिक संरचना समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समूहों के बीच व्याप्त नियमों, भूमिकाओं, संबंधों और आचरणों की व्यवस्था है, जो समाज को एक विशिष्ट रूप प्रदान करती है और स्थायी बनाए रखती है। तो ये एक प्रकार का नियम ही है। संरचना में जो बनाए गए हैं, पूरी संरचना में नियम के द्वारा बना है। अगर नियम ना हो तो समाज की जो संरचना है वो टूट सकती है, समाप्त हो सकती है। इसलिए सामाजिक नियमों को मानना जरूरी है। सामाजिक संरचना के 3 स्तर कौन कौन से हैं? सामाजिक संबंध का स्तर, समूहों का स्तर और लास्ट समुदाय या समाज का स्तर। तो इन्हीं 3 ये संरचना का 3 स्तर है। इसी 3 स्तर के द्वारा संरचना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक स्त्रीकरण से दो विशेषताएं बताइए। स्त्रीकरण समाज में सदैव पाया जाता है। स्त्रीकरण समाज में असमानता उत्पन्न करता है। तो नॉर्मली स्त्रीकरण समाज में असमानता इसलिए उत्पन्न करेगा। अब इसका जवाब आपको इस आंसर से भी मिल जाएगा। सामाजिक स्त्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज उच्चता व निम्नता के आधार पर अनेक समूहों में बटा है। जब उच्चता और निम्नता की बात आएगी, वहां पे असमानता आएगा ही आएगा, क्योंकि जहां पे हम अंतर स्पष्ट कर रहे हैं किसी भी जाति का, धर्म का, उच्च का, नीच का, फिर इस प्रक्रिया में सिंपल सी बात है, असमानता तो उत्पन्न होती है। ये समूह आपस में एक दूसरे में संबंधित होते हैं, संबंधित रहते हुए सामाजिक संरचना तथा व्यवस्था को बनाए रखते हैं। स्त्रीकरण की मीनिंग भी पता लग गया, और यहाँ पे जो आपसे लास्ट पॉइंट में पूछा गया उसकी भी असमानता भी आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया सिंपल है। सामाजिक संबंधों में होने वाला निरंतर व निश्चित परिवर्तन ही सामाजिक प्रक्रिया है। एक तो निरंतर और निश्चित परिवर्तन। अगर समय समय पर परिवर्तन नहीं होएगा समाज में तो सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। एक चीज मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो हमने क्वेश्चन किए हैं 1 और 2 की मीनिंग है कि अगर 1 ही में आता है तब भी इतना लिखना है और 2 में आता है तब भी इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 3 में आया तब भी, 4 में आया तब भी, इवन 5 में आया तब भी आपने इतना ही लिखना है। एक चीज यहाँ ऐड करना है, अगर 5 में आता है तो सामाजिक संरचना का डेफिनेशन पहले क्वेश्चन से उठा के वो फर्स्ट पॉइंट पूरा लिख देना है। वो पहले क्वेश्चन में जो आंसर है वही लिखना है आपने डायरेक्ट यहाँ पे पहले पॉइंट में। अगर 5 में आया आपके पास तब सामाजिक संरचना की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। प्रकट जरूरी भी नहीं है, आप निम्नलिखित विशेषताएं भी लिख सकते हैं। पहला है स्थायित्व, निरंतर। अब स्थायित्व का मतलब है वो फिक्स है, स्थायी है, अस्थायी नहीं है। जो संरचना होती है वो पूरी संरचना स्थायी होती है। सामाजिक संरचना समाज में उस पक्ष को प्रकट करती है जो अपेक्षाकृत अस्थायी और नियंत्रण वाला होता है। यह वह पक्ष है जो सामाजिक प्रक्रिया के लिए आधार प्रदान करता है। तो आधार प्रदान तो करेगा ही, क्योंकि नियंत्रण की बात है, और नियंत्रण तो सिर्फ आधार के द्वारा ही प्रदान हो सकती है। अमूर्त अवधारणा सामाजिक संरचना एवं अमूर्त अवधारणा है, क्योंकि
यह वह विभिन्न समूहों के बीच संबंधों का उभरा हुआ रूप है जिसको किसी कैमरे से फोटो में नहीं दिखाया जा सकता। अब सामाजिक अवधारणाएं होते हैं समूह, विभिन्न समूहों के बीच जो संबंध है उन संबंधों को या उन जो पूरी प्रक्रिया हम उसे किसी भी कैमरे के द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्शात्मक एवं वास्तविक प्रतिमान। सामाजिक संरचना में दो ही आयाम सन्निहित है। सन्निहित बोलते हैं शामिल वर्ड के जगह सन्निहित भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी शामिल ही बोलेंगे। एक समाज में पाए जाने वाले संबंध। आदर्शात्मक का मतलब होता है आदर्श, कि आदर्श वाला जो होता है आपका समाज में देखते हैं कि हर रीति रिवाज, उसके बाद फिर जो बड़ों छोटों का आदर्श है उसकी बात होगी। एक दूसरे के प्रति वास्तविक व्यवहार में आदर्श दिखाए जाते हैं। व्यक्ति के आपसी संबंध, तो ये आपसी संबंध में भी ये झलकते हैं, ये आदर्शात्मक व्यवहार। व्यक्तियों के व्यवहार, यहाँ पे आपको एक ही बार लिखना है। व्यक्तियों के व्यवहार में मूर्त सामाजिक संरचना का अंतिम रूप है अध्ययन। व्यक्ति के परस्पर व्यवहारों का अध्ययन ही निहित होता है। जब तक सामाजिक संरचना में व्यक्ति का अध्ययन नहीं होगा तो व्यवहारों का अध्ययन भी निहित होगा, मतलब वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए व्यक्ति का अध्ययन भी जरूरी है और व्यवहार का भी अध्ययन, इसके लिए सामाजिक संरचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो जाति होती है वो धर्म के आधार पर ही तय होती है और जन्मजात से आपको प्राप्ति होती है, लेकिन वर्ग ऐसा नहीं है। वर्ग काम के आधार पर तय किया जाता है और ऐसे आप कह सकते हैं कि ये भी जन्मजात से ही, क्योंकि कई काम जन्मजात से ही बटे हुए हैं। जैसे पूर्वज करें तो अगली पीढ़ी करिए, नेक्स्ट करिए, वंशवाद की तरह। पहला पॉइंट है उच्च वर्ग। इस वर्ग के लोगों को आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली होते हैं। इनका स्थान सर्वोच्च है। यह लोगों की बड़ी संख्या बड़ी बड़ी फार्म, कारखाने, उद्योग के मालिक होते हैं। तो उच्च वर्ग की मीनिंग आपको पता लग चुका होगा। यहाँ पे मध्यम वर्ग, इस वर्ग के अंतर्गत डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, व्यापारी इत्यादि शामिल हैं। और ये एक एग्जाम्पल है कि इस वर्ग के लोगों का संबंध उच्च वर्ग यानी कि पहले वर्ग से संबंध होता है। उनके कार्य, उनके जो लेखा जोखा है उसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ से देखते हैं जाति में 2 पॉइंट। पहला है ब्राह्मण। इस वर्ण के अंतर्गत प्रमुख रूप से पुरोहित, पुजारी, महंत, धर्म गुरु, अध्ययन व अध्यापन करने वाले विद्वान आते हैं। सेकेंड है क्षेत्रीय। इस वर्ण के अंतर्गत शासक आते हैं, जैसे कि राजा, रानी, सेनापति और सैनिक। इसी आपके वर्ण में ही कृष्ण जीवित है। वैश्य। इस वर्ण के अंतर्गत व्यापारी, व्यवसायी, महाजन जैसे सौदागर आते हैं। इधर देखते हैं थर्ड पॉइंट आपका वर्ग में कामगार व मजदूर वर्ग। यह वर्ग शारीरिक श्रम के आधार पर कार्य करता है। कामगार वर्ड से ही पता लग रहा है काम करने वाला मजदूर। तो मजदूर का तो सिंपल है, ये कारखानों में या मशीनों पर काम करने वाले व्यक्ति। एक वर्ग ऐसा भी है जो है भारतीय समाज में बहुत महत्वपूर्ण है और इससे पूरे देश में भी, पूरे विश्व में इवन जाना जाता है भारत। कृषि वर्ग। भारत विकासशील देश है, लेकिन भारत विश्व में कृषि के लिए विख्यात है। इसलिए विख्यात है क्योंकि अनेक प्रकार की फसलें करता है और अनेक प्रकार की फसलें हम दूसरे देशों को बेचते भी हैं, इसीलिए विख्यात है। भारत में अनेकों प्रकार की कृषि की जाती है। एक वर्ग ऐसा भी है जो कृषि व्यवसाय के द्वारा अपना जीवन यापन करता है। बिल्कुल। और यहाँ देखते हैं लास्ट पॉइंट। इस वर्ग के अंतर्गत किसान, मजदूर और नौकर आते हैं। लास्ट में आपके आ गया लास्ट पॉइंट, इधर भी 4 और वर्ग में भी 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 3, 4 या 5 में तब भी इतना ही लिखना है। वैसे इसमें मैंने 5 पॉइंट कर दिया है ताकि आपको 5 में कोई प्रॉब्लम ना हो, सीधा आप यही लिख सकते हैं।
प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतिस्पर्धा एक अचेतन प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा अव्यक्तिक होती है। प्रतिस्पर्धा में प्राथमिक लक्ष्य स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। प्रतिस्पर्धा सामाजिक जीवन में निरंतर चलती रहती है, इसीलिए निरंतर प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा विरोध का हिंसक रूप है, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है तो विरोध तो होएगा ही, क्योंकि उसमें कई सारी गलतियां होंगी, कई सारी कमियां होंगी, कई सारी रूढ़िवाद होंगे, तो उस सबको बदलाव चाहिए और इन सब के कारण हिंसक रूप तो आएगा ही आएगा। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है। संघर्ष अधिकांश व्यक्तिगत होती है, इसीलिए क्योंकि संघर्ष व्यक्तिगत होती है, हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। संघर्ष की मीनिंग है डेली लाइफ में वर्किंग की बात हुई है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप भी संघर्ष ही कर रहे हैं डेली लाइफ में। संघर्ष में प्राथमिक लक्ष्य विरोधी पक्ष को क्षति पहुंचाना होता है और एक लक्ष्य स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। बिल्कुल। अब नॉर्मली जो संघर्ष होता है उस संघर्ष में एक ही चीज होता है कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है और आप अपनी प्रॉफिट करें तो किसी न किसी का लॉस भी हो ही रहा है। आपके स्वार्थ के लिए किसी न किसी का लॉस तो कंफर्म है। अब देखते हैं पॉइंट 4, संघर्ष विशेष परिस्थितियों में ही आवश्यक होता है, इसीलिए यह निरंतर प्रक्रिया है। संघर्ष विरोध का हिंसक रूप है। तो आपके ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट है। कोई क्वेश्चन आपके रह जाए या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, या आपको किसी भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके क्लासमेट है तो उन्हें भी शेयर करके बताइए ताकि उनके भी पेपर में हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।